यूपीए सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन के करीबी के घर से बरामद हुए कैश के बाद दिल्ली की राजनीति और सरगर्मियां सब तेज हो चुके हैं। बीजेपी अब सत्येंद्र जैन मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली की केजरीवाल सरकार को घेर रही है। बीजेपी की ओर से सत्येंद्र जैन की मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी की मांग हो रही है लंबे समय से, जब से मामला सामने आया। तो वहीं आम आदमी पार्टी इसे साफ तौर पर बीजेपी के बदले की राजनीति और जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल करार दे रही है। आज समझेंगे एजेंसियों पर सवाल क्यों और इतना ज्यादा सत्येंद्र जैन के मामले में बवाल क्यों। आज मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहती हूँ, 1 किलो से ज्यादा सोना पकड़ा जाना, 133 सोने के सिक्के पकड़ा जाना, लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपया कैश पकड़ा जाना, क्या अब भी वो सत्येंद्र जैन को निर्दोष मानते हैं? केजरीवाल जी ने कहा था कि उन्होंने स्वयं पेपर्स चेक किए हैं, तो क्या सत्येंद्र जैन के पास इतना कैश है ये चेक नहीं किया? इतना सोना है ये चेक नहीं किया? अवैध संपत्ति है ये चेक नहीं किया? और सबसे प्रमुख बात, दिल्ली हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है, सत्येंद्र जैन ने कैसे 16 करोड़ का काला धन शेल कंपनी और हवाला ऑपरेटर्स के माध्यम से एकत्रित किया, क्या केजरीवाल जी ने अब तक 8 जून को दिल्ली हाईकोर्ट का वो ऑर्डर चेक किया? सत्येंद्र जैन जी के घर से सिर्फ 2,79,000 रुपए बरामद हुए हैं। उससे ना तो 1 रुपया ज्यादा बरामद हुआ है, ना 1 रुपया कम बरामद हुआ है। जो ईडी कह रही है कि कैश बरामद हुआ, सोना बरामद हुआ, किसी के घर से बरामद हुआ, वो कौन है, उसका सत्येंद्र जैन जी से कोई संबंध भी है कि नहीं, ये तो आप किसी को भी करीबी बता देंगे। या तो आप दिखाइए कि उनके कोई परिवार का सदस्य है, या आप कोई तो क्लियर कट बिजनेस लिंकेज दोनों लोगों के बीच में दिखाइए, वरना आप दिल्ली में, दिल्ली के बाहर किसी भी व्यक्ति के घर जाएंगे, वहां पे छापा मारेंगे, वहां पे कैश और सोना बरामद करेंगे और कह देंगे जी ये सत्येंद्र जैन जी के करीबी हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल ईडी को लेकर बड़े कंफ्यूज हैं। पहले तो ये तय कर लें कि क्या सच में केंद्र की सरकार ईडी को हथियार बना रही है, या सच में ये जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। क्योंकि जब बात आती है पंजाब के चुनावों के बीच में, ईडी को भेजा गया पंजाब के तब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी जी के भतीजे के घर कैश मिलता है। अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट देखिए, लिखते हैं चन्नी बेईमान आदमी है। आज क्यों अरविंद केजरीवाल नहीं लिख रहे कि सत्येंद्र जैन एक बेईमान आदमी है? वो तो उनके लिए उल्टा पद्मश्री मांग रहे थे, हमने देखा है। ईडी जब सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को नोटिस भेजती है तो ईडी इनके लिए ठीक हो जाती है, तब, है ना। आज आपके ऊपर कार्रवाई हो गई तो ईडी आपके लिए ठीक नहीं है। कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सवाल यह कि दिल्ली में सत्येंद्र जैन पर इतनी ज्यादा राजनीति क्यों हो रही है? सवाल यह भी, जैन के खिलाफ कार्रवाई पर आप बनाम बीजेपी क्यों? आप इतनी ज्यादा आक्रामक क्यों है और बीजेपी क्यों इस्तीफे पर अड़ी हुई है? हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर सियासी घमासान क्यों? आपने देखा, पंजाब का जिक्र अभी करती हैं अलका लांबा, अब वहां पर किस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी का जिक्र किया, उस दौरान अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ईडी कार्रवाई करती है तो वो ईमानदारी का जिक्र करते हैं और फिर कई सवाल उठाते हुए ईडी की कार्रवाई पर, और बाकायदा प्रधानमंत्री को कोट करके वो ट्वीट करते हैं कि उन्हें अब आजकल वो खास तौर से आम आदमी पार्टी के ही पीछे पड़े हुए हैं, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रियंका कक्कड़ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ब्रजेश राय प्रवक्ता बीजेपी से, विक्रम लोहिया प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और वेद भूषण रिटायर्ड एसीपी दिल्ली पुलिस हमारे साथ है। आप सभी का बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। प्रियंका कक्कड़ जी, जो रेड हुई कल सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक, और जो कैश मिला 2,79,000 रुपए सत्येंद्र जैन जी के घर से, और ये कहा जा रहा है कि उनके करीबी के घर से जो मिले वो भी 2 करोड़ 85 लाख रुपए और 133 सोने के सिक्के। तो ये रेड फेल कैसे हो गई? आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के स्टेटमेंट्स हैं कि ये रेड फेल हो गई है। फेल इसलिए हो गई क्योंकि वो जो 2,79,000 मिला भी, उसको भी सीज नहीं किया गया। बट उस पर मैं बाद में आऊंगी। मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज क्यों इस टाइम पे बीजेपी की पपेट्स हैं। देखिए, 2017 से ये केस पेंडिंग है। 7 बार सत्येंद्र जैन जी को बुलाया गया इस केस में।
एक बार भी ना अरेस्ट हुआ। अरेस्ट तो दूर की बात है, ECIR जो PMLA में FIR का इक्विवेलेंट होता है, एक ECIR भी आज तक नहीं है। ईडी ने कोर्ट में माना कि सत्येंद्र जैन जी अक्यूज नहीं है क्योंकि हमने उनके ऊपर अभी कोई केस नहीं कर रखा। अब आप कल ये बात देखिए, कितनी इंटरेस्टिंग बात हुई है। जब कल रेड खत्म हुई तो हर जगह, हर चैनल पे, हर न्यूज़पेपर में ऐसा आया, ईडी सोर्सेज ने बताया कि 2,82,00,000 हुआ है। उससे जब हमने आम आदमी पार्टी ने दिखाया कि पंचनामे के थ्रू जो डॉक्यूमेंट बकायदा ऑफिशियल होता है कि 2,79,000 होता है, तो उन्होंने स्टोरी चेंज कर दी कि क्लोज एसोसिएट। कौन से क्लोज एसोसिएट? जिन कंपनीज की ये बात करते हैं, 2013 में सत्येंद्र जैन जी उन सब कंपनी से रिजाइन कर चुके हैं। और क्यों कर चुके हैं मैं आपको बताती हूँ थोड़ा। सत्येंद्र जैन जी एक बहुत ही सक्सेसफुल, वो और उनकी वाइफ दोनों बहुत ही सक्सेसफुल आर्किटेक्ट हैं रादर, बहुत ही सक्सेसफुल आर्किटेक्ट हैं। पर सत्येंद्र जैन जी वांटेड टू डू समथिंग फॉर द कंट्री। उन्होंने अपना एक अच्छा फलता फूलता बिजनेस बंद करके इंडिया अगेंस्ट करप्शन ज्वाइन किया क्योंकि उनको देश सेवा करनी थी। उन्होंने पोर्टा कैबिन्स में, जब हमें लैंड का इश्यू आता है दिल्ली में, उन्होंने पोर्टा कैबिन्स में मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए। जो कांग्रेस के जमाने में एक हॉस्पिटल बेड की कॉस्ट 1 करोड़ आती थी, वो कॉस्ट सत्येंद्र जैन जी 20 लाख से नीचे लेकर आए। और शीला दीक्षित जी भी एक बार मजबूर हो गई ये कहने पे कि काश ऐसा मिनिस्टर हमारे पास होता। प्रियंका जी, ये है सत्येंद्र जैन जी का पीछे का बैकग्राउंड। ठीक है प्रियंका जी सुनिए ना, अगर आप जो बैकग्राउंड बता रहे हैं, मैं उसमें एक लाइन और ऐड कर देती हूँ। मैन ऑफ आइडिया कहते हैं आपके आम आदमी पार्टी में उन्हें, मैन ऑफ आइडिया। मोहल्ला क्लिनिक का मैं जिक्र करूं या फिर बेहतर स्कूलों के आइडिया का जिक्र करूं, सस्ते मजबूत फ्लाईओवर का आइडिया, या फिर नलों में पानी कैसे पहुंचाना अलग अलग जगहों पे जो आप लोग क्लेम करते हैं, और 200 यूनिट फ्री बिजली। मैं बताती हूँ, फिर मैं सवाल लूंगी आपसे। 200 यूनिट फ्री बिजली का आइडिया भी उन्हीं का था। पंजाब में पेंशन दी जाए महिलाओं को 1,000 रुपए, ये भी बिना सब्सिडी फ्री बिजली का भी आइडिया उन्हीं का था। और महिलाओं को फ्री ट्रैवल कराया जाए, ये भी उन्हीं का आइडिया। मैं सारी बातें मान लेती हूँ, पर आप मुझे ये बताइए कि आम आदमी पार्टी अगर पंजाब में एक मिनिस्टर पर आरोप लगता है तो झट कार्रवाई करती है। अगर आपके पास एक ऐसा लीडर है तो फिर वेलकम करिए और जांच होने दीजिए। इतना हो हल्ला क्यों मचाया हुआ है? आप लोग तो कट्टर ईमानदार है ना, आप लोग तो कट्टर ईमानदार है ना, फिर क्यों इस विषय को इतनी तूल देना, इतना तूल देना क्यों? देना है क्योंकि आपको दिखाया जा रहा है कि देखिए कैसे दुरुपयोग हो रहा है एजेंसीज का। मैं इन्हीं यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मेरा एक उनसे, अच्छा हमारे 34 मिनिस्टर पहले बाइज्जत बरी हुए, उन पे भी खूब केसेस लगाए, सारे के सारे बाइज्जत बरी हो गए। ये भी आप के फेवर में जाता है। अगर आपके पास ऐसी हिस्ट्री है फिर तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और ईडी कौन सा दिल्ली में पहली बार काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में भी करती है काम, पंजाब में भी करती है, कर्नाटका में भी, महाराष्ट्र में भी, देश भर में ईडी काम कर रही है और करती रही है। और फिर ये कहना कि चुनाव और हिमाचल चुनाव प्रभारी, तो देश में तो ये तो ऐसा मुल्क है जहां 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहता है, वो 365 दिन नहीं। पर आप देखेंगे ईडी हमेशा सक्रिय हो जाता है चुनाव के पास। मैं आपको एक बड़ा सिंपल उदाहरण देती हूँ जल्दी से मैम। मुकुल रॉय जी जो टीएमसी में थे, जब उन्होंने टीएमसी छोड़ के बीजेपी का दामन पकड़ने का सोचा, तो शारदा स्कैम में जो परमिशन टू सैंक्शन था, जो 6 अप्रैल 2019 को मूव किया, स्पीकर की परमिशन से मूव किया गया, तो उसमें शुभेंदु अधिकारी का नाम था, काकोरी घोष का नाम था, प्रसून बैनर्जी का नाम था, पर मुकुल रॉय का नाम नहीं था, क्योंकि तब तक उन्होंने बीजेपी का दामन पकड़ लिया था। सेम हमने देखा नारायण राणे में, सेम देखा येडियुरप्पा में, सेम देखा, लिस्ट इज एंडलेस, IS ईश्वरप्पा में, इतने नाम हैं। वहां पे ईडी सक्रिय नहीं है अभी, क्योंकि वो लोग सब बीजेपी में हैं। तो ईडी सिर्फ चुनाव से पहले सक्रिय होती है और उन लोगों के अगेंस्ट सक्रिय होती है जो उनको पता है मजबूत है। अब ये हमारे एक मजबूत स्तंभ है। अब ये क्या हो रहा है, इतनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर उनकी रेपुटेशन को खराब किया जा रहा है। अब तक एक केस नहीं कर पाई ईडी उन पे। नहीं, वो अब देखिए, अगर आप बहुत पाक साफ हैं तो फिर तो कोई आपकी इमेज कैसे खराब कर देगा? केस भी नहीं हुआ है, देखिए मैं समझ रही हूँ, मैं पूरी केस स्टडी लेके बैठी हूँ, मैं सवाल लूंगी बाकी मेहमानों से भी। मैं तो सिर्फ आपसे सिंपल ये पूछ रही हूँ कि अगर आप जो क्वालिटीज बता रही हैं और वो हैं उनके कामकाज की, मैं तो बहुत न्यूट्रल सवाल, तो आप लोगों को तो इन्वेस्टिगेशन का वेलकम कर देना चाहिए। खामखा एक मुद्दा दिया हुआ है आप लोगों ने बीजेपी को,
खामखा। नहीं, हम खाली ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रहा है, उसमें हम कहाँ टांग अड़ा रहे हैं? तो वो तो चल ही रहा है। आपने अलका लांबा जी को सुना है आज? वो भी गलत बोली। आपने अभी चलाया, वो बोल रही है 133 कॉइन्स बरामद हुए। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना इनका काम और है। आपके नेता थे एक समय पे कुमार विश्वास जी, उनका ट्वीट भी है मेरे पास। उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जब सत्येंद्र जी को पकड़ा गया था पिछले दिनों, तो वो भी आपने शायद देखा होगा। देखिए, उनके बारे में मैं बोलना नहीं चाहूंगी। चलिए ठीक है कि वो आज हमारी पार्टी में नहीं है। चलिए ठीक है, ये आपका अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन सवाल तो आएंगे और उनका जवाब आपको देना ही होगा। बीजेपी के प्रवक्ता, हाँ ठीक है, बीजेपी से जरूर है मुकुल रोहित जी के बारे में, और आज अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया वो तो फिर मैं वो सवाल ले लूंगी। मैं अभी बाकी मेहमान भी हैं, प्लीज बाकी मेहमान भी हैं। ब्रजेश जी हैं हमारे साथ बीजेपी की तरफ से। ब्रजेश जी, ईडी की कार्रवाई फेल हो चुकी है, वो ये कहते हैं, और जो कोर्ट में तर्क, जो दलीलें हुई हैं, ईडी ने अभी तक आरोपी नहीं बनाया है, ये बात सच है, बकौल ईडी का स्टेटमेंट। तो फिर आप लोग इतना हो हल्ला क्यों हुए? आप मुझे, अगर आपके पास कोई फैक्ट्स है तो आप जरूर रखिए यहाँ पर। जी मैं बिल्कुल, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक एक बात बताना चाहूंगा आपको। जैसे प्रियंका जी कह रही थी, मैं जिस प्रकार से एक सत्येंद्र जैन जी पे आरोप लगा और जिस प्रकार से डेली आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, मुझे तो लगता है कि दाल काली नहीं है तो पूरी दाल ही काली है। दाल में कुछ काला नहीं लग रहा है, पूरी दाल काली है। और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जिस नैतिकता के आधार पे अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में आए थे, और जो उन्होंने एक नैतिकता का एक फॉर्मेट सेट किया था कि राजनीति में ये होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। 7 साल से मुकदमा सत्येंद्र जैन जी पे चल रहा है हवाला का, ईडी ने उठाया है। ईडी न्यायालय में ईडी कुछ तो तथ्य दिया होगा जिसके आधार पर उसको ईडी के अंदर उसको पूछताछ करने का न्यायालय ने अधिकार दिया, कुछ तो मिला होगा ना। आप क्यों घबरा रहे हो? सर कुछ तो नहीं ना, वो आप भी तो बताइए ना। कुछ तो, हम हवा में बातें थोड़ी कर रहे हैं सर, हम बहुत सीरियस इशू पे बात कर रहे हैं। देखिए मैं कोर्ट और ईडी के तथ्यों पर मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं आपको ईडी का, देखिए जो कोर्ट में दलीलें हो रही है मैं उस पर भी बात करूंगी। कोर्ट में ईडी की तरफ से क्या कहा जाता है, और जो वकील है सत्येंद्र जैन जी के, बताएंगे भी वो प्रियंका जी। कपिल सिब्बल साहब जो है नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं मैं वो भी बताऊंगी। लेकिन ये कुछ तो क्या, आज तमाम अखबार देख लीजिए, आपके तमाम नेताओं को देख लीजिए, उनका जिनसे उनका तार जुड़ा हुआ है, कल ही मिला है 2 करोड़ 23 लाख रुपया, कितना 80 लाख रुपया कैश मिला है, सोने के सिक्के मिले हैं, और क्या प्रूफ चाहिए आपको? और रही बात, मैं ये राजनीति नैतिकता की बात करते ना, जैन हवाला कांड में सिर्फ डायरी में मदन लाल खुराना जी का नाम आया था, और मदन लाल खुराना जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। जांच हो, ईडी जांच करेगी, आप मंत्री पद से इस्तीफा तो दिलवाओ। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये बदले की राजनीति है। उनके एक नेता हैं जो विख्यात हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आज बदले की राजनीति कर रहे हैं आप लोग। जनता को पानी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था कि दिल्ली की जनता को नल से हर घर तक पानी पहुंचाएंगे। आज दिल्ली की जनता प्यासी मर रही है, और वो उनका ध्यान हटा के सत्येंद्र जैन जी को बचाने में, कि दिल्ली की जनता का ध्यान पानी पर न जाए, दिल्ली की जनता उनसे ये ना पूछे कि मोहल्ला क्लिनिक आपका कैसा चल रहा है, दिल्ली की जनता उनसे बिजली के बारे में ना पूछे, इसलिए उससे ध्यान भटका के ये सत्येंद्र जैन जी को बचाने के बजाय दिल्ली की जनता से जो वादा किया उस पर काम करना शुरू करे। सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री को काम करने की इस पे जरूरत है। चलिए ठीक है, लेकिन आप मुझे जो मैं पूछ रही थी उसका जवाब नहीं दे पाए। विक्रम लोहिया जी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। विक्रम जी देखिए, मैं ईडी का क्योंकि जिक्र कर रही थी, ईडी सुनवाई के दौरान कहती है कि इस मामले में अब तक आरोपी नहीं बनाए गए हैं सत्येंद्र जैन, ठीक है, क्योंकि जब उनसे पूछताछ हो रही है ईडी की कस्टडी में, 9 जून तक है वो, तो ये कहा गया कि उनके वकील वहां पर रहेंगे। तो बाकायदा ईडी की तरफ से तर्क दिया गया कि भाई वो आरोपी जो है नहीं बनाए गए हैं, तो फिर वकील की इजाजत नहीं दे सकते। हालांकि काउंटर भी आता है उस पर, और ये कहा जाता है कि भाई ये तो और भी हैरानी की बात है, अगर वो आरोपी ही नहीं है तो फिर तो उनको बाकी अधिकार जो किसी सस्पेक्ट को मिलता है वो उनके होंगे। तो इस पूरे मामले में हाँ, ये पूरे मामले में मैं एक चीज जो पूछना चाह रही हूं कांग्रेस पार्टी से, वो ये कि वो किस तरफ है, क्योंकि अगर ईडी कार्रवाई दिल्ली में करती है और अगर आप सवाल उठाते हैं तो आपको लगता है कि ईडी कार्रवाई ठीक है, तो फिर महाराष्ट्र में आप सवाल उठा देते हैं। तो मैं बहुत न्यूट्रल, एजेंसियों से इतनी आपत्ति क्यों है विपक्षी दलों को? देखिए, मैं एक निष्पक्ष बात आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सत्येंद्र जैन जी के सहयोगी के घर से हवाला का पैसा बरामद होना और 2015 से 17 के बीच में उनकी पत्नी
पूनम जैन के पास भी 1.5 करोड़ से ऊपर की संपत्ति अर्जित करना, ये किस प्रकार की राजनीति है? मतलब आप काला धन अपने पास, अपने सहयोगियों के पास आप जमा करवा रहे हैं और आप उसको काला धन आप एक तरीके से जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। सरकार के पैसे को, जनता के पैसे को आप अपने पास इलेक्शनों में इस्तेमाल करने के लिए, अपने सहयोगियों के पास आप सोने के सिक्के 2.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए की पत्नी की संपत्ति पीछे 2017-15 से 17 के बीच में उन पर अर्जित की गई। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ईडी की इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट होगी, जब इनका नाम पूरी तरह से जांच हो जाएगी, और जब तक जांच ना हो जाए तो केजरीवाल अगर इतने ईमानदार सीएम हैं देश के और ईमानदारी का डंका पीटते हैं, तो मैं कहता हूं कि ये सत्येंद्र जैन का इस्तीफा लें और इस्तीफा लेने के बाद जब वो बाइज्जत बरी होकर आए तो उन्हें पुनः मंत्री बनाएं। ये इस्तीफा कराए ना सत्येंद्र जैन जी का, और साबित करें देश की जनता को, दिल्ली की जनता को कि मैं ईमानदार इंसान हूं, मैं सीएम हूं। मैं मुख्यमंत्री की हैसियत से सत्येंद्र जैन को, जब तक कोर्ट केस पेंडिंग है, मैं इनको मंत्री पद से हटाता हूं। आप कहिए ना इनसे, माननीय प्रवक्ता बैठी हैं प्रियंका कक्कड़ जी, आप जवाब दें, क्यों ना उनका इस्तीफा करवा लिया जाए। मैं उनसे जवाब दे लूंगी। जब पंजाब के अंदर आप एक मंत्री पे कार्रवाई करने की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे दिल्ली में क्यों पीछे हट रहे हैं? मैं कांग्रेस की तरफ से मांग करता हूं कि जब तक ये केस कोर्ट में रहेगा, तब तक जब तक इनकी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग रहेगी, तो इनको जो है मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। अब वो कोर्ट से जीत करके आए, अपने मंत्री पद को दोबारा ले। चलिए ठीक है, सुनील कौशिक जी हैं, फिर मैं सर वेदभूषण जी आपके पास आऊंगी, आपसे थोड़ी लंबी बात करनी है, एक कमेंट और ले लेती हूँ वेदभूषण जी से। सुनील कौशिक जी, एजेंसियों पर इतनी आपत्ति क्यों? मैं दो चीजें आपसे समझना चाहती हूं। अगर किसी मंत्री पे, जिनकी छवि बार बार कही जा रही है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो कट्टर ईमानदार हैं, ठीक है भाई, आपके नेता हैं, आप जो शब्द कह के उन्हें अलंकृत करें, आप पद्म विभूषण देने की बात करते हैं, आप जनता की अदालत में हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें क्लीन चिट देते हैं, अपने लेवल पर आप जो करिए, लेकिन आम आदमी पार्टी पहली बार इतनी ज्यादा बौखलाई हुई है जब से सत्येंद्र जैन का नाम सामने आया है। अगर आप पंजाब में कार्रवाई कर सकते हैं एक शक के बिना पे, या आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन रही, तो दिल्ली में इतनी आपत्ति क्यों हो रही है सर? देखो, अभी आप ही की डिबेट पे सारा क्लियर हो गया, जब बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के नेता ने क्या कहा, तो उनको इस्तीफा ले लेना चाहिए, और जब तक ईडी कार्रवाई करती है, कोर्ट कार्रवाई करता है, तब तक उनको बर्खास्त करना चाहिए। महाराष्ट्र में क्यों नहीं कह रही कांग्रेस? महाराष्ट्र में ईडी पे क्यों आपत्ति लगा रही है? महाराष्ट्र के मंत्री ने क्यों इस्तीफा नहीं दिया? तो ये सारी चीजें आप देखोगे, हर राजनीतिक दल भी ऐसी कार्रवाइयों से अपनी राजनीति करने की चीजें उसमें ढूंढता है। तो हम कैसे राजनीति कर पाएंगे, कैसे हम उसका फायदा ले पाएंगे? हर राजनीतिक दल, मैं हर राजनीतिक दल से बात कर रहा हूं। आप देखिए, जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, अमित शाह गृह मंत्री वहां हुआ करते थे, तभी ये कार्रवाइयां हुई। तो ये भाषा जो आज विपक्ष की है, 2014 से पहले देखेंगे तो यही भाषा थी बीजेपी की, और जो बीजेपी की इस समय भाषा जो उपयोग हो रही है वो कांग्रेस की भाषा थी। तो ये मुझे नहीं लगता किसी भी राज्य में कार्रवाई होती है तो जिस दल के खिलाफ कार्रवाई होती है वो स्वागत करेगा। कहीं ना कहीं वो उसमें राजनीति देखता है, और ये लगता है कि जिस तरीके से आज केजरीवाल जी ने कहा कि सब कुछ प्रधानमंत्री की देखरेख में हो रहा है, प्रधानमंत्री जी के इशारों पर हो रहा है, प्रधानमंत्री के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ यही देखेंगे किसको निर्देश देना है, किसको निर्देश नहीं देना है, क्या करना है। दूसरी बात, अभी पंजाब की कार्रवाई हुई, पंजाब की पुलिस ने दिल्ली में आकर के कैसे अरेस्टिंग की, तो कहेंगे कि वहां भी बीजेपी ने क्या आरोप लगाए, तो वहां पुलिस का दुरुपयोग आप पार्टी कर रही है। तो ये मुझे लगता है कि यदि पूरा अभी से नहीं, 2 दशक की चीज उठा के आप देखेंगे तो पाएंगे कि जिस दल के खिलाफ कार्रवाई होती है वो सत्ता पक्ष पे आरोप लगाता है, और सत्ता पक्ष पे इसलिए भी आरोप लगते हैं कि आपने देखा हो कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की, सीबीआई के ऊपर की है, ईडी के ऊपर की है। सीबीआई को तो तोता बता दिया, पिंजड़े का तोता तक बताया गया था। ये होता है, इस बात को मैं मानता हूं कि सत्ता के इशारे पर कुछ चीजें होती हैं, लेकिन कुछ न होंगी तब नहीं हो सकता। थोड़ी बहुत तो चीजें निकल के आती है, और सत्ता पक्ष उसका सदुपयोग है। देखिए, अगर मैं 2 चीजें पूछती हूँ। एक तो देखिए, आपकी बात से जो मैं समझ पाई, स्टेट बदल जाते हैं जब, तो नेताओं के स्टेटमेंट्स बदल जाते हैं, वो जिस भी दल में हो, ठीक है, अपनी सरकार के हिसाब से। ये तो एक चीज हमारे दर्शक समझ गए हैं। हो सकता है कि दिल्ली में कांग्रेस कुछ और कहे, महाराष्ट्र में उसका क्या स्टैंड है वो अलग है। मैं एक चीज और पूछती हूँ सर, वो ये कि कुल मिलाकर अगर हम जब देखने की कोशिश करते हैं तो एक ऐसा नेता जिसको आप ब्रांड कर रहे हैं कि वो बहुत ईमानदार हैं,
तो आप वेलकम नहीं करें इन्वेस्टिगेशन का? और क्या ये इस देश में पहली बार हुआ है कि 2000 मान लीजिए 15, 16, 17, 18 का मामला है, मैं कहती हूँ 2010 का मामला है मिसाल के तौर पर, तो इस देश में तो 25 साल 30 साल पुरानी फाइलें खुली हैं और हमारे सामने कुछ ऐसे लीडर्स हैं, मैं एक नाम ले लेती हूँ, लालू प्रसाद यादव जी, ऐसे कितने नेता हैं, फाइलें तो खुलती रहती हैं, उसमें तो कोई बहुत हैरान होने वाली बात नहीं है कि जी फलाने साल का मामला है तो आज क्यों, ये आज क्यों तो शायद सवाल ही गलत है। आपका विश्लेषण? देखो, बिल्कुल मैंने अभी आपसे कहा कि सत्ता पक्ष ये देखता है कि हम विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनका हम किस तरीके से सदुपयोग और दुरुपयोग सरकारी एजेंसियों का करें। और बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगा, पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा कि शारदा घोटाले से जो लोग जुड़े हुए थे वो भाजपा में आके उनके ऊपर फिर कोई सुनवाई नहीं हुई, न उनके साथ कोई पूछताछ हुई, लेकिन जब वो तृणमूल कांग्रेस में थे रोज उनके यहाँ से वहां नोटिस जा रहे और मुख्यमंत्री को, पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए धरने पर भी बैठना। तो ये चीजें होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने कई बड़े मुख्यमंत्रियों को बड़ा नजदीकी से देखा है। इस बात का भी जिक्र बंद कमरे में होता है कि विपक्ष में जो भी व्यक्ति है उसको टिकाने कैसे लगाया जाए, ऐसी कौन सी फाइल पेंडिंग है जिनको निकाला जाए, खंगाला जाए। बहुत सारे अधिकारियों को लगाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सही बात है आप। लेकिन क्या जो व्यक्ति हैं विपक्ष में बैठकर, वो कहीं किसी राष्ट्र में वो सत्ता पक्ष में भी है। आप पार्टी पंजाब में और दिल्ली में सत्ता पक्ष में भी है, चाहे वो केंद्र की बात करें तो हम हो सकता है वो विपक्ष में हो। लेकिन क्या केजरीवाल जी ने राजनीति कभी नहीं की क्या? बहुत सारे ऐसे आरोप लगे हैं जो केजरीवाल जी ने भी आरोप लगाए। जब कुछ मंत्रियों को जेल हुई, तमाम विधायकों को इनको जेल हुई, तब भी यही कहते थे नहीं विधायकों को फंसाया गया है। तो ये आरोप प्रत्यारोप चलता है, जनता सब समझती। ठीक है। लेकिन हाँ, ये प्रश्न आपका जायज है कि आप बहुत ईमानदार हैं तो आपको उस जांच का स्वागत करना चाहिए और अंतिम समय तक कहना चाहिए कि हम हर एजेंसी का जांच का सामना करेंगे ईमानदारी के साथ, और दूध का दूध पानी का पानी जो होगा उसका हम। चलिए ठीक है, वेदभूषण जी हमारे साथ हैं, थोड़ा सा इंतजार कराए वेदभूषण जी, मैं माफी चाहती हूँ आपसे। पुलिस ने अगर कल जब ईडी का मैं जिक्र करूंगी, अब 2,85,00,000 रुपयों का जिक्र होता है, पीएमएलए के तहत उन्होंने बरामद की और ये कहा गया कि कहीं ना कहीं एक है, मतलब संपर्क है आपस में, क्योंकि आम आदमी पार्टी कहती है कि भाई वो परिचित है नहीं, इस बारे में कैसे जानकारी, तो ईडी कहती है कि ताल्लुकात हैं और इस तरह के मामलों की इन्वेस्टिगेशन की एक अलग प्रक्रिया है। तो सर मैं ये प्रक्रिया आपसे समझना चाहती हूँ, इसकी जो संजीदगी है वो जरूर बताइएगा। जी, ये एक डे ऑफ फैशन, कौशिक जी की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। एक ये फैशन हो गया है, जब पार्टी पावर में होती है तो सारी बातें ठीक होती है, वही पार्टी जब विपक्ष में आ जाती है तो बिल्कुल अनाप शनाप उल्टी एलिगेशंस लगाने, काउंटर एलिगेशंस लगाने शुरू कर देते हैं। आपने देखा इलेक्शन कमीशन पर किस तरह एलिगेशन लगाए गए कि मशीनें झूठी हैं। अब पंजाब में जीत गए तो अब वो बिल्कुल मामला शांत है, दिल्ली में दोबारा जीत गए, मशीनें बिल्कुल मशीनें अब ठीक चल रही हैं। तो ये एक फैशन हो गया है, आज कोर्ट के आदेश आ जाए कि जी कोर्ट भ्रष्ट है, कोर्ट करप्ट है, कोर्ट इन्फ्लुएंस्ड है। अभी जो ताजा मामला है ईडी का मामला, ये स्पेशलाइज्ड टाइप का क्राइम है, आम स्ट्रीट क्राइम नहीं है। जीनत समझने की कोशिश कर रहे हैं और आपके चैनल पर और आप भी और प्रियंका कक्कड़ के तमाम लोग कह रहे थे कि आरोपी नहीं है। मैं ये आपको बताऊं, वो आज आरोपी हैं, कन्विक्ट नहीं है, सजा याफ्ता मुजरिम उर्दू में बोला जाता है, वो आरोपी हैं। तभी ईडी ने उनको 9 दिन का रिमांड दिया है। ये किसने कहा कि आरोपी नहीं है? मुझे ताज्जुब लग रहा है, आपके चैनल पर बता रहे हैं वो आरोपी नहीं है। अरे 9 दिन की रिमांड के अंदर है, किसने कह दिया कि आरोपी नहीं है? क्या ईडी ने कोई क्लीन चिट दी? अभी तो सीबीआई ने भी क्लीन चिट नहीं दी। मैं आपको आगे बात बढ़ा रहा हूं, मैं आगे सीबीआई ने क्लीन चिट नहीं दी। सीबीआई ने एक केस में क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है, वो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का जो क्रिएटिव टीम थी, उसका जो टेंडर था वो दूसरा मामला, उसमें क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो गई। लेकिन यहाँ पर जब जिरह चल रही थी तो बकायदा ईडी कहती है कि वो आरोपी नहीं है, वो सस्पेक्टेड है उस आधार पर। तो अब ये एक पॉइंट वो रखते हैं जिस पर देखिए, जब ये दलील दी गई कोर्ट में कि जब इन्वेस्टिगेशन होगी ईडी सवाल जवाब करेगी तो उनके वकील वहां पर होने चाहिए, इस बात को लेकर कोर्ट जाया जाता है और कोर्ट जो है इसकी इजाजत नहीं देता। तो मैं इसी वजह से आपसे इसकी संजीदगी समझना चाह रही हूं, इस केस की। एक मिनिस्टर जिसके पास 6 बड़े मंत्रालय होते हैं, अगर उस पर ऐसे आरोप लगते हैं, और जीनत एलिगेशन जो है आम एलिगेशन नहीं है।
आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आप बोलिए प्लीज। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। देखिए, अभी ये तो शुक्र है प्रियंका कक्कड़ ने मान लिया कि हमारे 34 एमएलएस के ऊपर दिल्ली पुलिस ने या दूसरे स्टेट की पुलिस ने एलिगेशन लगाए। अभी इनके एक मंत्री थे जो लॉ मिनिस्टर थे, मैं जिम्मेदारी से बोलूं, लॉ मिनिस्टर थे जितेंद्र तोमर, कहते हैं कि इनकी डिग्री बिल्कुल जेन्युइन है, फेक नहीं है। जब फेक पाएगी तो थूक के चाटना पड़ा। मैं आपको बहुत सारे नाम गिनाऊंगा। भारतीय जो सर, वर्ड्स थोड़ा सा सर थोड़ा सा शब्दों का ध्यान रखिएगा प्लीज। हाँ प्लीज। इज्जत से बात हो, इज्जत से उन्होंने इज्जत से मान लिया कि हाँ वो गलत थे। चलो मान लेता हूं मैं आपकी बात। वो इज्जतदार आदमी है जो मिस्टर तोमर फर्जी डिग्री लेकर लॉ मिनिस्टर बने हुए थे। बहुत इज्जतदार और सम्मानित आदमी, हमको सबको उनका सम्मान करना चाहिए। मिस्टर भारती जो लॉ मिनिस्टर थे, हमें उनका बहुत सम्मान करना चाहिए। वो पार्टी में थे, अब पता नहीं उनके बेचारे किस सितारे किस गर्दिश में है। और बाकी 34 जो एमएलए हैं वो छूट गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो केस झूठे थे। जिन्हें आप इसको तमाम आपके व्यूअर्स को समझने की जरूरत है, वो केस झूठे नहीं थे। कहीं अदालत ने ये नहीं कहा, कोई स्ट्रक्चर पास नहीं किया गया कि उनमें कोई केस झूठे पुलिस ने दर्ज कर लिए थे। हाँ, एविडेंस के अभाव में, वहां कोई टेक्निकल चीजों के अभाव में वो बरी हो गए, वो एक अलग मामला है। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बताऊंगा। एक कमरे के अंदर 2 आदमी हैं और एक का मर्डर हो जाता है और तीसरा आदमी कोई नहीं आता। यदि उसको अरेस्ट कर लिया जाए और बाद में बरी हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं आदमी का तो मर्डर हुआ ना, जिन्हें तो आदमी तो मर गया ना। तो इसलिए कह देना कि उसने मर्डर किया ही नहीं था। 2 आदमी से तीसरा आदमी जब आया नहीं तो मर्डर उसी ने किया था। टेक्निकल ग्राउंड पर गवाह ना होने के कारण या पुलिस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना होने के कारण कोई बरी हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल एकदम स्वच्छ गंगाजी नहाकर आ गया है, क्योंकि उस पर एलिगेशन थे। सत्येंद्र जैन पर प्रियंका कक्कड़ को सोच समझकर बोलना चाहिए। इतने सीरियस एलिगेशन है। नहीं, मैं उनका जवाब लूंगी, लेकिन अभी देखिए, ठीक है, चाहे सेंटर का स्टेटमेंट हो, यही बातें आ रही है निकलकर। बकायदा हाईकोर्ट में कहा गया कि भाई वो आरोपी नहीं है। हम लगातार सत्येंद्र जैन के प्रकरण का जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं, राजनीति हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। और सवाल यही, प्रियंका जी, आप तो आंदोलन से निकली हुई पार्टी हैं। आपके नेताओं की जब हम बात करते हैं, और सत्येंद्र जैन खुद उन नेताओं में से हैं जो आंदोलन के दौरान ही जुड़े थे, मिले थे, और फिर अब जिस तरह से पूरा एक सफर तय होता है, तो ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई कब आंदोलन कर रहे हैं इस विषय को लेकर आप लोग? जीना जी, ये हम लोग अपना सच प्रेजेंट कर रहे हैं, इससे आपको यही दिख रहा है। अगर हम आंदोलन करेंगे तब आप कहेंगे कि हम इन्वेस्टिगेशन में बाधा डाल रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेशन का स्वागत नहीं करते। तो ऐसी बातों में नहीं जा रही। I should tell you, I'm very disappointed in the expert on PMLA you called. He had no information. Anyway, coming back to what जो बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता बताए, मेरे को दोनों में एक चीज कॉमन बड़ी दिखी कि दोनों मिस इन्फॉर्मेशन और झूठ दोनों में था। बीजेपी में कैसे था, मैं आपको 2 बातों से बाकी मेहमानों को मैं बीजेपी में कैसे था मैं आपको 2 बातों से बता देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता ने फिर झूठ बोला कि 2 करोड़ की बरामदगी सत्येंद्र जैन जी के घर से हुई। ये बात गलत है। आप साफ पंचनामे में लिखा है 2,79,000 जो उन्होंने सीज भी नहीं किए, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने दूसरा झूठ ये बोला कि मदन लाल खुराना जी रिजाइन किए थे नैतिकता के आधार पर। बिल्कुल झूठ है। मदन लाल खुराना जी को भी पार्टी ने, बीजेपी ने निकाल दिया था, और निकाला एंटी पार्टी एक्टिविटी के लिए था। और उसके सर बीच में नहीं, एक करके प्लीज उन्हें अपनी बात पूरी करनी है, काउंटर तो करने दीजिए। शब्दों को करेक्ट करें। नहीं, आप एक बार उनकी बात सुन लीजिए। नहीं, प्लीज बीच में नहीं। जी ने हवाला की डायरी में नाम आने के बाद इस्तीफा दिया था। आप उठा के डेटा पढ़ के आइए। एक मिनट सर, प्लीज बीच में नहीं। मैं जब आपके पास आऊंगी अपना काउंटर रखिएगा। वो सुन रही थी ना आपको, जब प्लीज अपने शब्द को करेक्ट करिए। अभी हमने अपना पॉइंट रखना है। ब्रिजेश जी उन्हें उनकी बात पूरी करने दीजिए प्लीज। आप बोल रहे थे तो वो सुन रही थी। बोलिए आप प्लीज, बीच में नहीं। ऐसे वक्त खराब होता है और बात भी सही नहीं निकल पाती। इतना सीरियस इशू है सर। प्लीज बीच आप अपना, जब आपका टर्न आएगा आप अपनी बात रखिएगा। आप पॉइंट्स बनाइए ना, जवाब जिसके आप देंगे। प्रियंका जी बात पूरी कीजिए जल्दी से जी। फिर कांग्रेस के प्रवक्ता भी देखिए इस केस में थोड़ा डिफरेंस क्या है। कांग्रेस के प्रवक्ता पे बाद में आते ही, इस केस में डिफरेंस क्या है कि 7 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन सत्येंद्र जैन जी ने हमेशा ज्वाइन की और आज तक वो अक्यूज नहीं है। तो ये बड़ा डिफरेंट मसला हो जाता है। और इसमें
बड़ी हैरानी की बात है, आप जब न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स पढ़ती हैं तो ईडी के सोर्सेज बताते हैं कि 2 करोड़ बरामद हुआ, फिर ईडी के सोर्सेज बताते हैं क्लोज फैमिली, फिर ईडी के सोर्सेज बताते हैं क्लोज एसोसिएट, फिर ईडी के सोर्सेज पहले बताते हैं बच्चे। तो उनका स्टैंड चेंज होते रहता है ताकि हम उसी डिस्कशन में उलझे रहे। उनको बोलिए लॉ, इनको बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता को बोलिए कि लॉ डिस्कस कर ले। नहीं देखिए मैं इसे वो पॉलिटिकल अपना स्टेटमेंट दें। एक चीज मुझे आप स्पष्ट कीजिएगा जी, देखिए, एक अमाउंट बरामद होती है सत्येंद्र जैन जी के घर से 2 लाख रुपए से ज्यादा जो है 2.79 है ना, 2.79। एक उनके करीबी, और करीबी का जब जिक्र होता है तो राम प्रसाद जूलर्स हैं, कल भी हम चर्चा कर रहे थे तो उनका होता है ना, हाँ वो ये आपके ही एक प्रवक्ता जुड़े थे, उन्होंने उनका नाम लिया था, उन्होंने ही बताया था, आपके ही प्रवक्ता थे। ये हुआ कि भाई वो उनके करीबी हैं। ईडी भी ये कहती है कि कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं और हवाला एक अलग तरह का मामला होता है, वो है ना, ये आरोप लगते हैं। मैं जो आपसे पूछना चाह रही हूँ, हाँ नहीं, मैं जो आपसे पूछना चाह रही हूँ, 2 अमाउंट्स अलग अलग जगहों से मिलती हैं। नहीं, पर पहले देखिए न्यूज़पेपर में क्या चला है। हाँ सुनिए ना, अब अगर कल पूरे दिन कोई एक्सरसाइज हुई है तो उसका न्यूज़पेपर, आज मैं भी 3 अखबार पढ़कर आई हुई हूँ। मैं जो आपसे समझना चाह रही हूँ प्रियंका जी, मैं ये समझना चाह रही हूँ, जो अमाउंट सीज नहीं हुई, आपने कहा कि सीज नहीं हुई क्योंकि उसके बारे में डिटेल्स थे, उनके सोर्सेज क्या है, हाँ, मैं बताती हूँ ना, उनके बारे में क्योंकि सोर्सेज बता दिए गए तो वो सीज नहीं किए गए, वो थे जो सत्येंद्र जैन जी के घर से मिले। लेकिन जो करीबी के घर से मिले उन्हें सीज किया गया और उनके बारे में कोई डिटेल नहीं थी। क्या मैं सही कह रही हूँ? करीबी प्रूव करना पड़ेगा ना। वो देखिए, वो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ये आपका जो स्टेटमेंट है, मैं उसको देखिए, हाँ, वो मैं अपने व्यूवर्स को जरूर स्पष्ट रखना चाहती हूँ, वो ये कि 2 जगहों पे पैसे मिलते हैं। एक जगह यानी कि जो सत्येंद्र जैन जी के घर मिले उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी, यानी उसे सीज नहीं किया गया, लेकिन दूसरी जगह जब मिलते हैं उसे सीज किया गया क्योंकि उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। वहां पर आपकी आपत्ति ये है कि भाई वो करीबी नहीं है। सो ये है ना, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अब अच्छी बात ये होगी कि मैं फिर उसी पॉइंट पर आती हूँ कि आप लोग जो मूल आप अपना बताते हैं, इस पार्टी का जो ओरिजिन है, जिन इश्यूज पर ये पार्टी बनी है, जिन एथिक्स के साथ बनी है, तो सब इस बात से हैरान है कि ये पार्टी वेलकम क्यों नहीं कर रही इन्वेस्टिगेशन का, ये इतना क्यों सोशल मीडिया पे आपके संजय सिंह क्या कहते हैं, मनीष सिसोदिया क्या कहते हैं, आप डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को लेकर ट्वीट कर देते हैं, ये सूट नहीं कर रहा। मैं आपसे बहुत इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का रोल, वही मेरा मुकुल रॉय पे फिर सवाल आ जाता है। मैंने एक ही नाम ले रही हूँ, मैं तो 10 नाम ले सकती हूँ, पर एक ही नाम ले रही हूँ, नहीं जस्टिफाई कर पाएगा बीजेपी। कैसे वॉशिंग मशीन की तरह धुल जाते हैं उनके यहाँ जाते ही नेता, तो उनके यहाँ इतनी ईडी इतना। अच्छा, मैं आपको जीनत एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और बताती हूँ। हमने हमारे देश में कोरोना का उत्सव मनाया गया था, आपको याद होगा। इसी तरह से एक उत्सव मनाया गया था कि सारी शेल कंपनीज, एक अनाउंसमेंट हुआ था 2018 में कि इंडिया में करीब 3.5-4 लाख शेल कंपनीज थी, सारी बंद कर दी गई। इसका उत्सव मनाया गया था बकायदा। अब कह रहे हैं ये शेल कंपनीज थी, ये खुली कैसे रह गई। दूसरी बात जीना जी इतनी इंटरेस्टिंग जो मुझे दिखी, ये 2013 में अगर रिजाइन कर दिए तो 2013 के बाद भी अब ये जो मामला क्रिएट कर पा रहे हैं, उसमें अमाउंट देखिए क्या क्रिएट कर पा रहे हैं, वो भी सत्येंद्र जैन जी पे नहीं तोप पा रहे, इसलिए उनपे कोई केस नहीं डाला अभी तक ईडी ने। ये भी देखिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंटेरोगेशन के लिए इसलिए उठाया क्योंकि कहा गया कि वॉल्यूमिनस रिकॉर्ड से कन्फ्रंट करना है, और ठीक है वो करना है, वो वी बिलीव इन द कोर्ट ऑफ लॉ, द मैटर इज सब जुडिस। आपको भी दिख जाएगा इसका अंत कैसे होगा जैसे बाकी केसेस का हुआ, पर मेरी आपसे गुजारिश है जब इसका अंत भी सेम होगा तो भी चैनल पे डिबेट हो और तो भी इन प्रवक्ताओं को बुलाया जाए। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मैं तो चाहूंगी कि हमें मुख्यमंत्री जी समय दें और हम उनसे बात करें। मैं चाहूंगी सत्येंद्र जैन जी हमें समय दें, मैं खुद आऊंगी सवाल जवाब करने आपके मंत्रियों से। आप लोग इतने बड़े हो गए हैं आपके नेता की वो समय नहीं देते। मैं तो साफ कहती हूँ जरूर डिबेट होगी, इस पे डिबेट क्यों, पूरी चर्चा करेंगे फैक्ट्स के साथ। मैं तो यहीं से इनविटेशन दे रही हूँ कि भाई जैसे ही आपके नेता लोग फ्री हो हमें वक्त दें, हम तो जरूर सवाल जवाब करेंगे उनसे। सही, बाइज्जत बरी होने पे तब जरूर कीजिएगा, तब मैं हमेशा देखिए हम
दिल्ली हमारे फोकस में, और हमारी कोशिश है कि हर विषय पे हम दिल्ली के हर विषय पर बात करें। ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप यानी कि सेंटर भी मानती है, और सेंटर छोड़िए ईडी भी, केंद्र ने भी स्वीकार किया कि सत्येंद्र जैन आरोपी नहीं हैं। मेरी बात समझिए। उसके बाद इतना हो हल्ला, सीधा इस्तीफा। देखिए, आप दो बातें हैं इसमें। ये बहुत, मुझे इन्होंने कहा कि ब्रजेश जी 2 बातों पे झूठ बोले हैं। एक तो मैंने, मेरा आपके रिकॉर्डिंग में होगा, उठा के देख लीजिए, मैंने उनको कहा कि 2 करोड़ से ऊपर रकम जो सत्येंद्र जी से लिंक कर रहे हैं, उनके करीबी लोग हैं, जो जांच में आ रहा है, उनके घर से बरामद हुई। दूसरी बात, मैं उस पर आऊंगा आपके प्रश्न पे भी, कि मदन लाल खुराना जी ने हवाला जैन डायरी में नाम आने के कारण इस्तीफा दिया। ये आप कहीं भी उठा के चेक कर सकते हैं, आपको मिलेगा। तीसरी बात जो आपने प्रश्न किया, देखिए 2 मामले हैं, इसको समझना पड़ेगा। पहला जो 7 साल पुराना मामला चल रहा है, उस पर ईडी ने उठाया, मतलब ईडी इनको ले गई पूछताछ के लिए, कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने ईडी के कस्टडी में सत्येंद्र जैन जी को भेजा। कहीं तो कुछ तथ्य होगा कि ईडी ने कहा कि, कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपको समय देते हैं हम 4 दिन का, 10 दिन का, 5 दिन का, आप जांच करिए इसके। कुछ तो कोर्ट को लगा होगा, साक्ष्य तो कुछ कोर्ट को मिला होगा, एक बात। दूसरी बात, जो कल छापा पड़ा या जो कल चीजें बरामद हुई, वो कल अलग की चीजें हैं, दोनों को कनेक्ट है। और रही बात, देखिए कोर्ट और ईडी का मामला, मैं ईडी का प्रवक्ता नहीं हूं, ना मैं कोर्ट का प्रवक्ता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं पॉलिटिकल। मैं अरविंद केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से जितेंद्र तोमर जी को बचाने की बात की, जब फर्जी डिग्री मिली, जब प्रूव हो गया तो उनको इस्तीफा कराना पड़ा। और ये देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जब राजनीति में आंदोलन से आते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे जो विधायक होंगे किसी पर कोई आरोप नहीं होगा, हम जांच करके उनको बनाएंगे। और फिर एक मंत्री पर आरोप लगता है तो उसको आपने शायद प्रियंका जी को पूरा नहीं सुना। आपने कहा, आपने बिल्कुल, सुनिए सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप ईडी के प्रवक्ता नहीं हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वो यही तो कह रही हैं, आपने ध्यान नहीं दिया दूसरे सवाल पर। वो कह रही है एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं आप, इस पर तो जवाब दे दीजिए। देखिए, आप 2018 के बाद, सुनिए ना, 2018 के बाद ईडी, मैं बताती हूँ सर, आप इस पर मुझे जरूर जवाब दीजिएगा। वो यही कहती है 2018 के बाद एक्टिव हुई है ईडी। अप्रैल में 4 करोड़ से ज्यादा की कुछ रकम थी, वो जैन जी के रिश्तेदार थे, उसको जरूर सीज किया गया। 4 करोड़ 81 लाख। प्लीज अगर तो मेरी भी बात आप ही से सवाल है सर। तो वो ये कहती है कि आप 2018 के बाद जागे हैं, क्योंकि सर सुन लीजिए ना एक बार, आप लोगों का प्रोग्राम है ये। वो ये कह रही हैं कि आप इतना देर से जागे, एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि जैन जी हिमाचल के प्रभारी हैं। आप डर गए कि आप हिमाचल हार जाएंगे, ये शुरू से कहा जा रहा है। प्रियंका जी और इनकी पूरी पार्टी लोगों का ध्यान भटकाने में लगी हुई है कि आप ईडी जैसी संस्था, सीबीआई जैसी संस्था, सुन लीजिए प्रियंका जी, ईडी सीबीआई, इनकम टैक्स, देश की जो एजेंसियां हैं, यदि ये इन पर लोग आरोप और किसी के कहने पे चलने लगेंगे तो देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान से लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। और रही बात जांच की, आप जांच का इंतजार क्यों नहीं करती हैं? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा बहुत ईमानदारी से। आपको ध्यान होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे नितिन गडकरी जी, वो अगले दिन दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के बनने वाले थे। वो सरकार की संस्था नहीं थी, वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी संस्था थी, अपना संगठन था, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले थे। कांग्रेस की सरकार थी, इनकम टैक्स ने कोई आरोप लगाया उनके ऊपर, नितिन जी ने अगले दिन अध्यक्ष पद का शपथ नहीं लिया, वो अध्यक्ष नहीं बने नैतिकता के आधार पर। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे ऊपर आरोप है मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनूंगा। राजनाथ सिंह जी अगले दिन अध्यक्ष बने पार्टी के, ये पूरा देश ने देखा। आप नैतिकता का परिचय दीजिए, आप नैतिकता के आधार पर लोकतंत्र में आए हैं। दिल्ली की जनता देखना चाहती है, आज अरविंद केजरीवाल की तरफ दिल्ली की जनता निगाहें टिका के बैठी हुई है कि आज उनके मंत्री के ऊपर आरोप लगा हुआ है। तो आप ये कहिए इसका हिमाचल इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है? हाँ, नाम है सर, कोई लेना देना नहीं है, चलिए ठीक लेना देना नहीं है। चलिए ठीक है। लोहिया साहब जी, हिमाचल में तो आप भी लड़ने वाले हैं। पहले तो कांग्रेस और बीजेपी हुआ करता था हिमाचल में, एक और सरकार भी रिपीट नहीं होती थी। हिमाचल का भी इतिहास है, 5 साल एक सरकार, 5 साल एक सरकार। तो आप लोग भी लड़ने वाले हैं। वाकई आपको लगता है बीच में हिमाचल इलेक्शन है? मैं एक पॉलिटिकल सवाल पूछ रही हूँ आपसे। देखिए करप्शन का
किसी इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। करप्शन का मतलब है अपनी जेब भरना। केजरीवाल जी की जो पार्टी के 30 से ऊपर 35 के आसपास विधायकों पे, मंत्रियों पे करप्शन के आरोप लगे और ये करप्शन से उभरे हुए लोग हैं। आप देखिए, अगर इनको ये आम आदमी पार्टी की सरकार होती, आप सच्चाई से सुनिएगा, अगर ये आम आददमी पार्टी की सरकार होती तो शीला जी के टाइम पे 80,000 रुपए विधायकों की तनख्वाह होती थी। आज 3 लाख से ऊपर विधायकों की तनख्वाह है। सारे वीआईपी कैटेगरी, वीआईपी जो प्रोटोकॉल सिस्टम है, सारे विधायकों को मिला हुआ है, सारे मंत्रियों को मिला हुआ है। 12 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल किसी मुख्यमंत्री के घर में, पूरे हिंदुस्तान में किसी के घर में बना हो तो बता दीजिएगा आप। ये वो लोग हैं जो डंका ईमानदारी का पीटते हैं। और जो मतलब आप देखिए, कोई आदमी अगर किसी घर में पैसे 2,79,000 रुपए मिले, वो मैडम जैसे कह रही हैं कि 2,79,000 रुपए मिले हैं। अरे मैडम, 2,85,00,000 रुपए उनके सहयोगी के घर मिले हैं। कौन व्यक्ति, उनको मालूम है ईडी पीछे है, सीबीआई पीछे है, कौन अपने घर में पैसे रखेगा? ये सब सही मिली गुली सांठ-गांठ है। ये केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार वाले मंत्री हैं। आप शायद उत्तर प्रदेश भूल गए हैं, अभी पीछे उत्तर प्रदेश भूल गए। एक इत्र कारोबारी की यहाँ कार्रवाई हुई थी तो फिर बहुत सारे कांग्रेस नेताओं के भी स्टेटमेंट थे कि इलेक्शन है, पॉलिटिक्स से मोटिवेटेड होकर ये कार्रवाई कराई जा रही है। फिर आप लोगों के सुर बदल जाते हैं सर। एजेंसीज नहीं, मेरी बात सुनिए। एजेंसीज, आपके चन्नी साहब का जिक्र, अलका लांबा जी का आज का स्टेटमेंट, शायद आपने अपनी नेता का स्टेटमेंट नहीं सुना। मैं यही तो पूछ रही हूँ ना। अलका लांबा जी ने कहा कि भाई ये करप्ट लोग हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये करप्ट लोग हैं। केजरीवाल जी ने जितने झूठ बोले थे, उनसे बड़ा झूठा नेता इस देश के अंदर कोई नहीं है। केजरीवाल जी यहां से पैसे कमाते हैं, दिल्ली से पंजाब में लगाते हैं, पंजाब से कमाते हैं हिमाचल में लगाएंगे, दिल्ली से कमाएंगे हिमाचल में लगाएंगे। अगर किसी एजेंसी का दुरुपयोग की मैडम बात कर रही हैं, तो क्या पंजाब की पुलिस ने कांग्रेसियों के खिलाफ कार्रवाई करने की कार्रवाई नहीं की है? वो दुरुपयोग नहीं है क्या? दिल्ली के अंदर पंजाब की पुलिस आके कार्रवाई करती है, ये दुरुपयोग नहीं है? आप मुझे बताइए कि दुरुपयोग अगर कोई और कर रहा है तो कह रहे हैं दुरुपयोग है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये दोनों पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अभी भाई साहब ने कहा जी, हमारे नितिन गडकरी जी ने शपथ लेने से मना कर दिया। हिंदुस्तान की एक पहली पार्टी है भाजपा, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीवी कैमरे पर रिश्वत लेते पकड़ा गया। हिंदुस्तान की पहली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पे, टीवी पे पैसे लेते हुए 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए थे। आपको याद होगा। ये वो लोग हैं, आपको बता रहा हूं बारी बारी से। अभी देखते जाइए और कितने विजय जी इसका जल्दी से जवाब दे दीजिए। मैं कह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर केजरीवाल जी सच्चे और ईमानदार नेता हैं तो वो सत्येंद्र जैन जी का इस्तीफा कराएं और उनसे कहें सच की हमेशा जीत होती है, सच का न्याय सच के साथ चलता है, और वो फिर दोबारा मंत्री बनाए उनको। अभी फिलहाल उनसे इस्तीफा लें और अपने को साबित करें कि ये आम आदमी की पार्टी है। जल्दी से काउंटर ब्रजेश जी, जल्दी से। देखिए, विक्रम लोहिया जी को कह रहे हैं, इनके कितने लोग पकड़े गए, कितने जेल गए, आपने तो देखा ही है। इन्हीं के शासनकाल में इनके मंत्री तक गए, एक क्या आरोप लगाएंगे दूसरे के ऊपर। मैंने उदाहरण दिया, भारतीय जनता पार्टी नैतिकता और ईमानदारी से काम करती है। और आप देखिए ना, चाहे ये लोग कांग्रेस हो, दलीप सिंह जुदेव, अरे सर आपके कितने मंत्री गए, आप देखिए। बीच में नहीं सर, प्लीज। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष, भैया मैं पहली पार्टी है जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसे लेते पकड़े हो। अरे सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने लोग पकड़े गए? मैं कह रहा हूँ कितने लोग आपके पकड़े गए? आप देखिए ना, हमारी पार्टी ने उदाहरण दिया ना आपके इनकम टैक्स के। आप, हमने तो ये नहीं कहा कि इनकम टैक्स का आरोप कांग्रेस ने लगाया। हमारा संवैधानिक पद तो नहीं था, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन सिंह जी के सरकार में इस्तीफा दिया। आदरणीय जीनत जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में। सर प्लीज बीच में नहीं, इस तरह से नहीं सर, वक्त खराब होगा, वक्त खराब। 2G हुआ, कॉमनवेल्थ हुआ, इतना बड़ा दुनिया में तो कोई घोटाला। मनमोहन सिंह जी की सरकार में उन्हीं लोगों को जेल में भेजा गया जिन्होंने गलत, जिनके ऊपर जेल भेजा गया। सुनील कौशिक जी हमारे साथ हैं, फिर मैं वेदभूषण जी से बात करूंगी। प्लीज, इस तरह से तो अगर आप लोग बहस करेंगे तो फिर लंबा वक्त हो जाएगा। और आपने कहा कि विधायकों की तनख्वाह, अब ठीक है, अगर आपके विधायक होते तो फिर उनकी भी तनख्वाह बढ़ी हुई होती और वो भी एक लंबा प्रोसीजर। 15, मैं आती हूँ प्रियंका जी, 15 के बाद से तो वीआईपी कल्चर की बात कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, लेकिन लंबे समय से प्रपोजल था। आप लोग जब सत्ता में थे तब भी प्रपोजल था। वैसे देश को ये मालूम होना चाहिए। 25 करोड़ रुपए मीडिया बजट था बढ़ा के सर, किया गया। बीच में बोलने से दुरुपयोग हो रहा है। आप थोड़ा सा तो संयम रखिए। आप जब बोलते हैं तो कोई नहीं बोल रहा होता। लोहिया जी, आपका तो नाम आप लोहिया है और आप थोड़ा सा तो लोहिया जी के व्यक्तित्व से मिलता जुलता कुछ रखिए प्लीज। मैं आपसे पूछती हूं सुनील कौशिक जी, सबसे जो बार बार बात हो रही है कि इस्तीफा हो जाए जी, इस्तीफा हो जाए, इस्तीफा क्या सलूशन है?
एक जानकारी मैं दर्शकों को दे रही थी, बता देती हूँ कि तेलंगाना में सबसे ज्यादा विधायकों को पैसे मिलते हैं, उसके बाद उत्तराखंड का नंबर आता है, फिर हिमाचल है, हरियाणा है, बिहार है, राजस्थान, गुजरात, फिर उसके बाद और फिर उत्तर प्रदेश। इंटरेस्टिंग पॉइंट उठा तनख्वाह का, तो मैंने सोचा बता दूं। सर, इस्तीफा ही सोल्यूशन है क्या? मैं आती हूँ प्रियंका जी, प्लीज। सॉल्यूशन नहीं है जी ना, हाँ, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में जिन मूल्यों की राजनीति की जाती है, तो ये जिम्मेदारी बनती है कि आरोप लगते ही मुझे लगता है उस पद को त्याग देना चाहिए। क्या वो नैतिकता अभी इस राजनीति, सर मैं माफी चाहती हूँ बीच में टोक रही हूँ, काउंटर सवाल आ गया, जिस दौर में हम हैं अभी, क्या वो नैतिकता, आप पढ़िए वाजपेयी जी को, आप बड़े नेताओं को जब आप पढ़ेंगे, वो एक नैतिकता और अभी जो देख रहे हैं सर, अभी की राजनीति में है वो समय? देखो, इसको बचाए रखना तो, हाँ, जीनत इसको बचाए रखना तो पड़ेगा। अब ये नहीं कह सकते कि साहब अब नैतिकता खत्म हो गई है। ये जिम्मेदारी भी हम सब लोगों की है कि जो लोग हमको यूथ की बात करें, तो हम लोगों को कुछ आइकॉन मान के चलती है, उसी हिसाब से इस देश को चलना पड़ेगा। लोकतांत्रिक तरीके से देश के मूल्यों को हम विश्व स्तर के पटल पर रखते हैं, तो यही हमारे पास मूल्य है। जहां पहले भी आपने जो एग्जाम्पल दिया, अटल बिहारी वाजपेयी का दिया, इंदिरा गांधी का दिया, और बहुत सारे नेता हैं, और अब भी मुझे लगता है कि आवश्यकता है। दूसरा सबसे एक विशेष बात जीनत ये है कि जिन एजेंसियों पे आरोप लगाए जाते विपक्ष में पहुंचकर, उन एजेंसियों का जब गठन हुआ, तो जब उनका ढांचा तैयार किया गया होगा, तो क्या उन जो दल उस समय सत्ता में रहे होंगे, उन लोगों ने क्या कैसे कुछ लूपहोल छोड़ रखे होंगे, क्या उन एजेंसियों का हम दुरुपयोग कर सकते हैं? और सत्ता पक्ष में रह करके जब विपक्ष को पता रहता है कि सत्ता में रह करके उन एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, तो वो ऐसे कौन से लूपहोल हैं जिनके माध्यम से सत्ता में बैठे हुए लोग हंटर चलाते हैं, मतलब दिशा निर्देश देते हैं कि आप उनका दुरुपयोग करें? तो क्या वो जब सत्ता में वापस आते हैं तो उनको लूपहोल करने का उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? या सारे राजनीतिक दल संसद में इस प्रस्ताव को नहीं ला सकते क्या? राज्यसभा में इस बात के प्रस्ताव को नहीं ला सकते क्या कि ऐसे उसमें से कुछ मुद्दे हैं, कुछ लूपहोल ऐसे हैं, ढांचा बनते समय उस समय रह गए थे, लेकिन अब ऐसी आवश्यकता है कि इन एजेंसियों के पटल पर जो बैठे हुए शीर्ष स्थान पर हैं, उनका दुरुपयोग न हो। तो आगे यदि ऐसी राजनीति करनी है, और ऐसा लगता है लोगों का दुरुपयोग होता है, जैसे आपने जब कांग्रेस की सरकार थी तो कई बार मुलायम सिंह यादव जी ने भी कहा कि नहीं, सीबीआई का दुरुपयोग होता है, सीबीआई का डर दिखाया जाता है। आपने लालू प्रसाद यादव का भी अभी किया, क्या स्थिति है उस समय, या आज जो मामले उभर के आ रहे हैं, या प्रधानमंत्री जब मोदी जी मुख्यमंत्री गुजरात के तब भी ऐसा हुआ। तो क्या हमने तो तमिलनाडु में भी जब जयललिता जी जीवित थी, हाँ, जब जयललिता जी जीवित थी वो दौर भी देखा, और जब स्टालिन जो पूरी डीएमके फैमिली है वो भी देखा, जब कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट थी। हम तो फिर भी छोटे थे, लेकिन चीजें तो जहन में आ ही जाती हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि जब आप सत्ता में रहते हैं तब आप उनको लूप को धरने का काम नहीं करते, तब आप खुद स्वयं चाहते हैं कि हम इन शीर्ष पदों पर जो बैठे हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, या अन्य राष्ट्रीय एजेंसियां हो, उन पे हम कैसे राज करें, कैसे हम अपने इशारों से काम कराएं। और जब आप विपक्ष में बैठ जाते हैं तो सारी चीजें आपको याद आती है, सत्ता पक्ष उनका दुरुपयोग करना है। तो मुझे लगता है कि ऐसा देश में हो रहा है, तो सारे राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती है, तो उस ढांचे को बनाते समय जो लूपहोल रह गए हैं, वो एक संसद में ऐसा प्रस्ताव लेकर के आए जिससे कोई भी राजनीतिक दल हो सत्ता में, वो उनका दुरुपयोग न कर। ठीक है, प्रियंका जी ने कुछ सवाल आपसे पूछे थे वेदभूषण जी। अब जी, ये जो जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हाँ अब बोलिए प्लीज। नहीं, मैं सुन नहीं पाया जीना जी, क्या नहीं, मेरा सवाल वेदभूषण जी से है सर, वेदभूषण जी से है, क्योंकि प्रियंका जी ने कुछ सवाल पूछे थे वेदभूषण जी से। आपका पॉइंट आया है सर, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। वेदभूषण जी, एजेंसी जांच कर रही है, और क्योंकि वो आरोपी वाला जो पार्ट था वो अभी तक मैं भी जितना रिसर्च कर पाई कि वो अभी आरोपी नहीं बनाए गए हैं। जीनत जी, आप तो उर्दू अच्छे समझते होंगे, मुजरिम और मुलजिम। अभी वो मुजरिम है, इंग्लिश में प्रियंका जी के लिए एक्यूज्ड बोल देते हैं, उसमें उन पे लिखा होगा, कागजों को देखेंगे, एक्यूज सतेंद्र जैन। कल को जेल में जाएंगे तो उनको एक्यूज वाला खाना दिया जाएगा, किसी 5 स्टार होटल से खाना नहीं आएगा। दूसरा, अभी जो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी आपस में लड़ रहे थे, तो मैं बताऊं कि इस देश के गृह मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकील चिदम्बरम साहब 106 दिन जेल में रहकर आए। तो क्या इस कोर्ट देखती नहीं है? ईडी एजेंसी वैसे ही चार्जशीट फाइल कर देती है। 106 दिन इस
इतने बड़े आदमी को जेल में रखना क्या छोटी बात है? अभी नेशनल हेराल्ड केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब समय को लेकर सवाल पैदा किए जा रहे हैं कि 8-8 साल 10-10 साल, अरे 20-20 साल लग जाते हैं। निर्भया केस को 14 साल लगे कन्विक्ट होने के अंदर। अभी अभय चौटाला जो मिस्टर चौटाला जेल में गए हैं, 4 साल के लिए जेल में गए हुए हैं। लालू प्रसाद यादव एक दिन में सजा नहीं होती, स्पेशल टाइप का क्राइम है, स्पेशल कोर्ट्स होती हैं इसके लिए। हाँ, अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो सरकारी आदमी जब अरेस्ट होता है तो उस पर कंटेक्ट रूल लागू होते हैं, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उस पद से मुअत्तल कर दिया जाता है। तो क्यों ऐसा उदाहरण या हमारे नेता नहीं देते? ललित नारायण मिश्रा है, रेल पटरी से उतर गई थी, इन्होंने रिजाइन कर दिया था मॉरल ग्राउंड पर। तो मॉरलिटी की जहां तक बात है, वो शायद वो राजनीतिक पार्टियां उससे दूर होती जा रही हैं। कौशिक जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, क्योंकि अभी ऐसे लोग हैं जो अभी मॉरल लगते हैं। तो यदि मॉरल का यदि तकाजा है, ये मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी अब मॉरल वर्क की बात ना करे तो ज्यादा अच्छा है। अपने हित की बात, अपने इंटरेस्ट की बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब प्रियंका जी। मैं क्या बोलूं, मतलब अभी मैं आपने अपनी रिसर्च भी कर ली, अब मैं भी आपको बता रही हूँ। ईडी ने भी कोर्ट में कह दिया कि उनको अक्यूज नहीं माने जा रहा। अब मुझे नहीं पता वेदभूषण नहीं, तो फिर आप इस पे जवाब दे दीजिए। जो सवाल लास्ट में छूटा, मोरालिटी बचाए रखनी है ना राजनीति में, और आप ही वो दल है जो सबसे ज्यादा इसका दावा। अभी आप ये बताइए, अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पद्म विभूषण देने की बातें कर देते हैं और कहते हैं कि मैंने सारे पेपर्स चेक कर लिए, मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि आप पहले सत्येंद्र जैन जी का जिक्र करते हैं। मुझे याद है जनवरी 2022 में शुरू में कि भाई सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होने वाली है, फिर अभी पिछले दिनों कहते हैं कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होने वाले हैं, मुझे इंटरनल इंफॉर्मेशन है। फिर आप क्लीन चिट भी दे रहे हैं। क्या इनसे बचा नहीं जा सकता? और मोरालिटी की बातें होती है ना, आप कट्टर ईमानदार हैं, देश हित सर्वोपरि आपके लिए जो आपके दावे हैं, फिर तो आपसे ये ज्यादा उम्मीद की जाती है। प्लीज आप ज्यादा उम्मीद रखिए, हम उस उम्मीद पे खरा भी उतरेंगे। अब प्रॉब्लम ये है जीना जी कि देखिए, जब पंजाब में जैसे ही हमारे सामने एक मामला आया, उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग आई, उन्होंने मान ली ये ऑडियो रिकॉर्डिंग उनकी है, हमने तुरंत एक्शन लिया, हमने उनको पुलिस को पकड़वाया। हम ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ ये पुरानी जो पार्टियां दोनों आपने देखा एक दूसरे से कैसे लड़ रहे थे, क्योंकि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हम लोग राजनीति ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स देने ही आए हैं। मैडम अपनी लैंग्वेज को ठीक रखिए। आपसे पहले गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लैंग्वेज को ठीक रख के बात करिए। प्रियंका कक्कड़ जी प्लीज आसमान से आए क्या? मैंने बीच में बोला क्या? आपकी पार्टी में जितना भ्रष्टाचार है, अरविंद केजरीवाल जी जितने बड़े भ्रष्ट हैं, जितने बड़े भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल सर वक्त नहीं है, हमने बात पूरी कर ली। हिंदुस्तान में पहला मुख्यमंत्री बिना पोर्टफोलियो है। आपके पास प्रियंका जी नॉलेज की कमी है, आपको नॉलेज अपडेट होकर आया करें। आपके मुख्यमंत्री 12 करोड़ के स्विमिंग पूल बनाते हैं मुख्यमंत्री के घर में, वो उनके घर का ये जनता को लूट रहे हैं और डंका ईमानदारी का पीट रहे हैं। प्लीज 10 सेकंड में प्रियंका जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। आप लोग इस इन्वेस्टिगेशन का वेलकम करते हैं और आपने कहा कि आपके तमाम विधायकों पर आरोप लगे, मंत्रियों पर, लेकिन प्रूफ नहीं हो पाए, तो ये तो अच्छी बात है ना, मिसाल कायम कीजिए, फिर इसी विषय को लेके जाएगा हिमाचल में भी, गुजरात में भी, जहां जहां इलेक्शन है। अभी अरविंद केजरीवाल जी अभी पिछले दिनों वहां पे रोड शो कर रहे थे जी। ऐसे ही तो मिसयूज करते हैं, काम करने नहीं देते। तभी हम कह रहे हैं कि हम सबको इकट्ठे एक बार डाल दो जेल में, उसके बाद काम करने दो। इनको ना खुद काम करना, न करने देना। मैडम आप इनका जेल जाने की जरूरत नहीं है। आप सत्येंद्र जैन जी का रिजाइन नहीं, ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दीजिए। रिजाइन जो नेशनल हेराल्ड केस में उनका नाम है, आप कराइए रिजाइन। चलिए ठीक है, वक्त मेरे पास इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात साफ नजर आती है वो ये कि कम से कम इस मामले को लेकर दिल्ली की राजनीति आपको रोज नए बयान सुनने को मिलेंगे, जब तक ये मामला इन्वेस्टिगेशन जब तक इस मामले की चल रही है।